हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियांशी जैन। आज हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, जो कि आज के टाइम पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। कोविड 19 की फुल फॉर्म होती है कोरोना वायरस डिजीज़ इन 2019। ये 2019 के अंदर डिस्कवर करी गई है। ये एक डिजीज़ है और इसको करने वाला है कोरोना वायरस। इस वायरस को नाम कोरोना ही क्यों दिया? कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है क्राउन। क्राउन मतलब होता है ताज। देखिए, ये कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम बाहर से देखेंगे तो एक क्राउन की तरह नज़र आता है, एक ताज की तरह नज़र आता है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे इस वायरस को नाम दिया गया है कोरोना। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने वायरस ही क्यों कहा, बैक्टीरिया क्यों नहीं कहा? इसका रीज़न ये है कि जो वायरस होता है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए, रेप्लिकेट करना मतलब होता है 1 से 2 वायरस बनना, 2 से 4 वायरस बनना, मतलब डिवाइड होना। वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए कोई लिविंग बीइंग की ज़रूरत होती है। ये नॉन लिविंग थिंग पे रेप्लिकेट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई वायरस प्रेजेंट है टेबल पर, तो क्या वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो पाएगा? 1 से 2, 2 से 4 बन पाएंगे? तो उसका आंसर होगा नो। बट अगर मैं कहूँ कि वायरस इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, क्या किसी भी लिविंग बीइंग में एंटर कर गया, तो एंटर करने के बाद क्या वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो पाएगा? तो उसका आंसर होगा येस। सिमिलरली जो कोरोना वायरस होता है वो किसी नॉन लिविंग थिंग पे रेप्लिकेट नहीं कर सकता। वो किसी लिविंग बीइंग के अंदर एंटर करेगा तभी रेप्लिकेट कर पाएगा। अब नेक्स्ट है, कोरोना वायरस की 2 स्पीशीज़ होती हैं। पहली है एनिमल स्पीशी। एनिमल स्पीशी कोरोना वायरस की वो स्पीशी है जो एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है। और दूसरी होती है ह्यूमन स्पीशी। ह्यूमन स्पीशी कोरोना वायरस की वो स्पीशी है जो ह्यूमन्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करती है। ये जो स्पीशी है ये रेप्लिकेट करती है 33 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, यहाँ से जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इसका टेम्परेचर होता है 33 से 35 डिग्री सेल्सियस। और इसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो बाहर की जो एयर होती है उसका टेम्परेचर कम होता है, ये ठंडी एयर होती है। तो जैसे ही हम सांस लेंगे, ये एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी और इसका टेम्परेचर थोड़ा कम रखेगी बाकी के बॉडी टेम्परेचर से। अब देखिए, ये जैसे ह्यूमन कोरोना वायरस है, ये वायरस इस ह्यूमन के अंदर एंटर कर गया। एंटर करते ही इसको एक तो लिविंग बॉडी मिल गई और दूसरा इसको 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर भी मिल गया। यहाँ पे जिस टेम्परेचर पे रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगी और इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगी, और सिर्फ यहीं तक ये इन्फेक्शन करेगी, इस पार्ट तक, क्योंकि यहीं तक सिर्फ 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसको मिलेगा। अभी यहाँ पे सिम्टम्स शो करेगी, जैसे रनी नोज या सॉर थ्रोट जैसे सिम्टम्स ही शो करेगी। ह्यूमन स्पीशी के जो केस हैं वो 1960s और 1970s में ही पॉजिटिव आ गए थे। और इस टाइम पर जो ये वायरस है वो लीथल नहीं था, मतलब खतरनाक नहीं था, क्योंकि ये जनरल सिम्टम शो कर रहा था जिसको हम जनरल मेडिसिन से ठीक कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1960s और 1970s में ये केस पॉजिटिव आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पर ऑलमोस्ट सारे ह्यूमन्स के पास इस ह्यूमन स्पीशी वाले कोरोना वायरस की इम्यूनिटी है। अब हम देखेंगे कि एनिमल स्पीशी की क्या स्टोरी रही है। एनिमल स्पीशी के जो वायरस होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे। एनिमल स्पीशी की स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2002 के अंदर, चाइना में। 2002 के अंदर इस वायरस ने जो अपना पहला टारगेट बनाया था वो बनाया था बैट्स को, चमगादड़ को। वायरस इस बैट्स के अंदर एंटर हुआ था, फिर अपने आप को रेप्लिकेट करा था, और रेप्लिकेट करने के साथ साथ उसने अपने आप को म्यूटेट भी करा था। म्यूटेट करने का मतलब होता है कि कोरोना वायरस ने अपने आप को इस हिसाब से चेंज करा, इस हिसाब से ढाल लिया कि वो नेक्स्ट स्पीशी को भी अपना टारगेट बना सके और अपने आतंक को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सके। तो इसके अंदर वो एंटर हुआ, रेप्लिकेट करा हुआ, और अपने आप को उसने म्यूटेट करा। म्यूटेट करने के बाद वो एंटर हो सका सिविट्स के अंदर। सिविट्स एक टाइप की कैट स्पीशी होती है। इसके अंदर भी वो एंटर करा, रेप्लिकेट करा, और उसने वापस अपने आप को म्यूटेट करा। इस हिसाब से म्यूटेट कर लिया कि उसने नेक्स्ट टारगेट अपना बना लिया ह्यूमंस को। म्यूटेट करने के बाद वो ह्यूमंस के अंदर एंटर हो गया। अब देखिए, यहाँ पे इसको एक लिविंग बॉडी भी मिल गई, प्लस ये जो वायरस है वो 37 डिग्री सेल्सियस पर रेप्लिकेट करता है। और ह्यूमन का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे ह्यूमन इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, वो कहीं का भी ह्यूमन हो, हर ह्यूमन के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये वायरस इस बॉडी के अंदर एंटर करा। अब हमें ये मालूम है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो ह्यूमन बॉडी एक ह्यूमन रिस्पॉन्स शो करती है। इस केस के अंदर भी इस ह्यूमन ने ह्यूमन रेस्पॉन्स शो करा, और इस ह्यूमन रेस्पॉन्स ने क्या करा, इस वायरस के रेप्लिकेशन को यहीं रोक दिया, इसको फर्दर डिवाइड होने नहीं दिया, जिससे ये वायरस अपनी नेक्स्ट स्पीशी को टारगेट नहीं बना सका और इसकी साइकिल यहीं रुक गई। तो इसका आउटब्रेक खत्म हो गया था 2004 के अंदर। अब तीनों ही स्पीशी के अंदर इसने जो डिजीज़ कॉज करी उसको नाम दिया गया सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब सार्स। और ये कोरोना वायरस है और ये पहली बार डिस्कवर करा गया, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा सार्स कोव फर्स्ट वायरस। इसका
नेक्स्ट आउटब्रेक आया 2012 के अंदर सऊदी अरेबिया में। इस केस में भी इसने जो अपना पहला टारगेट बनाया वो बनाया बैट्स को। बैट्स के अंदर ये एंटर हुआ, रेप्लिकेट हुआ, फिर वापस अपने आप को म्यूटेट करा। म्यूटेट करने के बाद ये नेक्स्ट स्पीशी कैमल के अंदर एंटर हो पाया। कैमल के अंदर भी ये एंटर हुआ, रेप्लिकेट करा, फिर इसने अपने आप को इस हिसाब से म्यूटेट कर लिया, इस हिसाब से ढाल लिया कि नेक्स्ट स्पीशी बना पाया वापस ह्यूमंस को। ह्यूमंस के अंदर ये एंटर हुआ, रेप्लिकेट हुआ, बट वापस ही ह्यूमन बॉडी क्या करेगी, यहाँ पे ह्यूमन रेस्पॉन्स शो करेगी। इस केस में ह्यूमन रेस्पॉन्स ने इस वायरस की रेप्लिकेशन साइकिल को यहीं रोक दिया, इसको आगे फर्दर रेप्लिकेट होने नहीं दिया और अगली स्पीशी को टारगेट बनाने नहीं दिया, जिससे इसका आउटब्रेक यहीं पर ख़त्म हो गया। अब ये जो सऊदी अरेबिया जगह है, अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो वो मिडल ईस्ट पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इस डिजीज़ को नाम दिया गया मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया मर्स। इस वायरस का नेक्स्ट आउटब्रेक आया 2019 के अंदर, जो पैंडेमिक इन्फेक्शन लेवल पे आया। पैंडेमिक मतलब होता है कि ये इन्फेक्शन अब ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ तक पहुंच चुका है। इस केस के अंदर भी वायरस ने अपना जो पहला टारगेट बनाया वो बनाया बैट्स को। बैट्स के अंदर ये एंटर हुआ, रेप्लिकेट हुआ, फिर इसने अपने आप को म्यूटेट करा। म्यूटेट करने के बाद ये एंटर हुआ पेंगुइन्स के अंदर। पेंगुइन्स में भी ये एंटर हुआ, रेप्लिकेट हुआ और फिर इसने अपने आप को म्यूटेट कर लिया इस हिसाब से कि ये वापस ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सके। फिर म्यूटेशन के बाद ये वापस ह्यूमंस के अंदर एंटर गया। जैसे ये इस ह्यूमन के अंदर एंटर हुआ, वापस इस ह्यूमन ने ह्यूमन रेस्पॉन्स शो करा, बट इस केस के अंदर ये ह्यूमन रेस्पॉन्स इस वायरस की रेप्लिकेशन को रोक नहीं पाया। वायरस इसमें सक्सेसफुली रेप्लिकेट हो पाया, जिससे क्या हुआ कि ये वायरस अब ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया। अब देखिए तीनों केस को कंपेयर करते हैं। इस केस में भी जो इन्फेक्शन था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया चाइना में ही था। इस केस में भी जो इन्फेक्शन था वो सिर्फ सऊदी अरेबिया में ही रहा, बट इस केस के अंदर ये ऑलमोस्ट हर कंट्रीज़ तक क्यों पहुंच गया है? इसका आंसर ये है कि जो ये पेंगुइन्स होती हैं, पेंगुइन्स का जो ये पार्ट होता है इसको स्केल्स बोलते हैं। इन स्केल्स में एक हीलिंग पावर प्रेजेंट होती है। हीलिंग पावर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जब यहाँ चोट लग जाती है तो हम यहाँ पे कोई ट्यूब या फिर मेडिसिन लेते हैं, उन मेडिसिन के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो केमिकल्स लिए जाते हैं इस स्केल्स पार्ट से। तो इन पेंगुइन्स का एक्सपोर्ट होता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर, जिसके थ्रू ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ तक पहुंच गया है। अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे इंटरमीडिएटरी होस्ट पेंगुइन ही है क्या, हो सकता है कोई दूसरा एनिमल हो। इस चीज़ पे साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए कि ये जो एनिमल स्पीशी वाला कोरोना वायरस है ये एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो सोचिए अगर हमारी लापरवाही की वजह से ये इन्फेक्शन अगर हमारे कॉमन एनिमल्स जैसे डॉग्स, कैट्स, काउस इन तक पहुँच गया तो क्या फिर हम कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे? एक बार सोच के देखिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वायरस ह्यूमन से ह्यूमन कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। कोरोना वायरस के 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ड्रॉपलेट, सेकंड एरोजोल, थर्ड फोमाइड एंड फोर्थ फीकल ओरल रूट। फर्स्ट है ड्रॉपलेट। फर्स्ट है हमारा ड्रॉपलेट। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको कोरोना वायरस पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके अंदर कोरोना वायरस प्रेजेंट है। जैसे ही कफिंग करेगा, कफिंग करना मतलब जैसे ही खांसेगा या छींकेगा तो क्या होगा, ये कोरोना वायरस बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे 2 आदमी खड़े हैं, एक आदमी खड़ा है 4 फीट की दूरी पे और दूसरा आदमी खड़ा है इससे 8 फीट की दूरी पे। जो आदमी 4 फीट की दूरी पे खड़ा है उसके अंदर ये वायरस एंटर कर जाएगा और इस नॉर्मल आदमी को ये इन्फेक्टेड बना देगा, बट जो आदमी इसकी 8 फीट की दूरी पे खड़ा है उसको ये इन्फेक्शन नहीं होगा, ये नॉर्मल ही रहेगा। तो इस केस में हमने ये समझा है कि हमें हर इंसान से एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंस कम से कम हमें 6 फीट की दूरी पर सबसे खड़ा होना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सामने वाला पर्सन को कोरोना वायरस है या नहीं है। इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को ड्रॉपलेट्स नाम क्यों दिया गया? इसको नाम ड्रॉपलेट्स इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो कोरोना वायरस बाहर निकल रहा है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट है हमारा एरोजोल। एरोजोल को भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, रूम के अंदर एक इन्फेक्टेड पर्सन है। इस रूम के अंदर इस इन्फेक्टेड पर्सन ने कफिंग करी मतलब खांसा, और खांसने के बाद ये पर्सन यहाँ से बाहर निकल गया, बट अभी भी इसने जो ये वायरस बाहर एयर में छोड़े हैं, ये वायरस 3 घंटे तक इस एयर में प्रेजेंट रह सकते हैं। थोड़ी देर बाद 3 घंटे के अंदर अगर कोई नॉर्मल पर्सन इस रूम के अंदर एंटर कर गया तो ये वायरस इस पर्सन के अंदर एंटर कर सकते हैं और ये नॉर्मल पर्सन बन जाएगा अब इन्फेक्टेड पर्सन। ये इन्फेक्टेड पर्सन फिर बाकी पर्सनस को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो इस स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अभी किसी के घर नहीं जाना है, किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के घर पे नहीं जाना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सामने वाले का घर अभी इन्फेक्टेड है या नॉन इन्फेक्टेड है। नेक्स्ट है हमारा फोमाइट।
देखिए, इसको भी हम एग्जांपल से देखेंगे। ये जैसे इन्फेक्टेड पर्सन है, इस इन्फेक्टेड पर्सन ने कफिंग करी, मतलब खांसा, इसने अपने हाथ पे खांसा। तो खांसने से क्या होगा कि इसका जो कोरोना वायरस इसके हाथ पे लग जाएगा। उसके बाद इसने क्या करा, इस टेबल को टच कर दिया। तो टच करने से क्या होगा, ये कोरोना वायरस इस टेबल पे रह जाएगा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन आया। उस नॉर्मल पर्सन ने जब इस टेबल पे छुआ तो क्या हुआ कि ये कोरोना वायरस अब इस नॉर्मल पर्सन के हाथ पे लग गया। और फिर इस नॉर्मल पर्सन ने क्या करा, अपनी आँख, मुंह या नोज़ को जब इसने टच करा तो ये वायरस इसकी बॉडी में एंटर हो गया, जिससे ये नॉर्मल पर्सन है जो इन्फेक्टेड पर्सन बन गया। अभी जो हमने 2 केस देखे तो उसमें ये देखा था कि जो कोरोना वायरस है वो डायरेक्टली किसी लिविंग बीइंग से ट्रांसफ़र हो रहा था, बट इस केस में क्या हो रहा है कि नॉन लिविंग थिंग से ट्रांसफ़र हो रहा है। इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम फोमाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। इस टाइप के ट्रांसमिशन को हम फोमाइड कहते हैं। अब जो ये फोमाइड के सब्सटेंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है पोरस सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन पोरस सब्सटेंस। पोरस सब्सटेंस का मतलब ऐसा ये होता है कि वो सब्सटेंस जिनके अंदर छेद प्रेजेंट होते हैं, और नॉन पोरस सब्सटेंस का मतलब वो होता है जिनके अंदर छेद प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे वो एग्जांपल्स वुडन टेबल है, कार्डबोर्ड है, ये एग्जांपल्स हैं पोरस सब्सटेंस के। और नॉन पोरस सब्सटेंस के एग्जांपल्स हैं जैसे प्लास्टिक्स होती हैं, मेटल्स होते हैं या ग्लास होते हैं। वायरस की जो लाइफ है पोरस सब्सटेंस पे वो होती है 2 घंटे, और नॉन पोरस सब्सटेंस पे जो लाइफ होती है वो होती है 12 घंटे से 1 दिन तक। अब क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पीरियड में इतना डिफरेंस क्यों है, इस पे सिर्फ 2 घंटे ही क्यों जीवित रह पाता है। इसका आंसर ये है कि जो ये कोरोना वायरस होता है, जब ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जब एंटर करता है और जब ये बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने पर ये हमारी ही बॉडी की एक सेल मेम्ब्रेन अपने चारों तरफ रख लेता है। अब इस सेल मेम्ब्रेन को जीवित रहने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं या फिर हम स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। तो इस सेल मेम्ब्रेन को जीवित रहने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। ये लकड़ी की टेबल क्या करेगी, इस सेल मेम्ब्रेन के मॉइस्चर को सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पे मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और ये जो सेल मेम्ब्रेन है धीरे धीरे यहाँ से डैमेज हो जाएगी और यहाँ से हट जाएगी। अब ये कोरोना वायरस सेल मेम्ब्रेन की मतलब बिना सेल मेम्ब्रेन के रह गया, तो इसकी जो लाइफ है वो सिर्फ 2 घंटे ही रह जाएगी। अब इस केस में क्या होगा, नॉन पोरस सब्सटेंस जो होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे बनी रहती है, जिससे इसकी जो लाइफ है वो 12 घंटे से 1 दिन तक रह सकती है। तो इस स्टेप में हमें क्या सावधानी रखनी है कि हमें बिना हाथ धोए हमारी आइज़, नोज़ या माउथ को टच नहीं करना है। और इस वाले स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें कम से कम नॉन पोरस सब्सटेंस को कम से कम यूज़ में लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स हैं, मेटल्स हैं, ग्लास हैं, इन्हें हमें कम से कम यूज़ में लेना है। नेक्स्ट है हमारा फीकल ओरल रूट ट्रांसमिशन। देखिए, जो कोरोना वायरस होता है वो स्टूल के थ्रू भी एग्जिट आउट होता है बॉडी से। तो अगर इस पर्सन ने अपना अच्छे से हैंड वॉश नहीं करा तो इसका फीकल मैटर इसके हाथ पे ही रह गया। उसके बाद क्या होगा कि अगर ये टेबल को टच कर देगा तो ये वायरस के हाथ से टेबल पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और थोड़ी देर बाद अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन आ जाता है तो क्या होगा, जब ये अपना हैंड इस पे रखेगा तो ये वायरस इसके हाथ पे लग जाएंगे, और ये नॉर्मल पर्सन जब अपनी बॉडी पार्ट्स को टच करेगा जैसे आइज़, नोज़ या फिर माउथ को, तो ये वायरस इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और ये नॉर्मल पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएगा। या फिर अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसके हाथ पे अभी भी फीकल मैटर लगा हुआ है, ये डायरेक्टली किसी नॉर्मल पर्सन से इसने हाथ टच कर लिया और इस नॉर्मल पर्सन ने फिर अपनी बॉडी को टच कर लिया जिस पे वायरस लगा हुआ था, तो उससे क्या होगा, ये नॉर्मल पर्सन भी इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएगा। तो इस स्टेप में भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बार बार हमारे हैंड वॉश करने हैं, जिससे अगर हम हमारी बॉडी पार्ट्स को टच भी करें तो ये जो वायरस है वो हमारी बॉडी तक एंटर ना हो पाए। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो वो रेप्लिकेट कैसे करता है। देखिए, यहाँ पे 2 पर्सन है, ये जो पर्सन है वो नॉर्मल है और ये जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, मतलब इसको कोरोना वायरस है। जैसे ही इन्फेक्टेड पर्सन कफिंग करेगा, खांसेगा, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो कोरोना वायरस है वो बाहर निकल आएगा, और उसके बाद ये जो पर्सन है ये इससे सिर्फ 4 फीट की दूरी पर प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये कोरोना वायरस इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। ये एंटर करता है सबसे पहले नेसल कैविटी में, नेसल कैविटी से जाता है ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया से जाता है ये ब्रोंक्यूल्स तक, और ब्रोंक्यूल से जाता है ये एल्वुलाई में। एल्वुलाई एक लंग्स की सेल होती हैं। एल्वुलाई का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करना। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसे हमें बाहर ट्रांसफ़र करना होता है, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये एल्वुलाई क्या करती है कि बाहर से ऑक्सीजन को लेती है और हमारी बॉडी तक पहुंचाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से लेकर बाहर एक्सक्रीट आउट करती है। अब हम ये देखेंगे, ये जो वायरस होता है कोरोना वायरस, ये इन्फेक्ट करता है इस एल्वुलाई को। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस एल्वुलाई के अंदर एंटर होने के बाद ये कैसे रेप्लिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारा रेप्लिकेशन ऑफ वायरस इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर ये वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है। देखिए, ये एल्वुलाई है, इस एल्वुलाई को मैंने थोड़ा बड़ा कर बनाया है। ये वायरस इस एल्वुलाई के अंदर एंटर कर गया।
इस एल्वोलाई के अंदर दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो होता है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स और दूसरा होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। जो ये ब्लैक कलर का है ये होता है टाइप 2 सेकेंड न्यूमोसाइट्स, और जो पिंक कलर का है वो है टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। अब ये जो वायरस होता है ये टाइप 1 न्यूमोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम देखेंगे। वायरस की रेप्लिकेशन समझने से पहले हम एक बार इसके वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए, वायरस के स्ट्रक्चर में जो ये बाहर प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं प्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं एस स्पाइक प्रोटीन्स। इसके अंदर वाली जो लेयर होती है ये होती है लिपिड बाय लेयर की, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है पॉजिटिव सेंस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर डीएनए होता है, ऐसे इसके अंदर पॉजिटिव सेंस का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोटीनेज, जो ग्रीन कलर का है वो एंजाइम है प्रोटीनेज। और इसके अंदर एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये ब्लू कलर का। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये अपना टाइप 2 न्यूमोसाइट। इस टाइप 2 न्यूमोसाइट के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है ACE रिसेप्टर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2। सबसे पहले क्या होगा कि ये रिसेप्टर, ये जो वायरस होता है इसके जो ये एस स्पाइक्स हैं इनके पास एफिनिटी होती है या पावर होती है कि इन रिसेप्टर से अटैच हो सकता है। जैसे ये रिसेप्टर है और ये हमारा वायरस है, तो ये इसके पास पावर होती है कि इन रिसेप्टर से आराम से यहाँ पे अटैच हो सकता है। तो सबसे पहले ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वायरस काफ़ी स्मार्ट होता है। देखिए कैसे, कि जो न्यूमोसाइट्स होती हैं या फिर हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं उनकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो भी लिपिड बायलेयर की होती है। इसलिए वायरस अपनी मेम्ब्रेन को भी लिपिड बायलेयर बना के रखता है जिससे ये आराम से हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ सके। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ये वायरस की लिपिड बायलेयर है, ये ह्यूमन सेल की लिपिड बायलेयर है, ये लिपिड बायर दोनों ही सेम नेचर की हैं, तो ये दोनों आराम से फ्यूज़ हो जाएंगी, एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, ये रिसेप्टर्स जो है इस वायरस को अपने अंदर ले आएगा। अंदर आने के बाद वायरस क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को बाहर रिलीज़ कर देगा, इस आरएनए को बाहर रिलीज़ कर देगा। अब इस ह्यूमन सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये आरएनए एंटर करेगा इस राइबोसोम के अंदर। अब फंक्शन आएगा इसके पहले एंजाइम का, जो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करेगा, इस एक आरएनए की काफ़ी सारी कॉपीज़ बना देगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 3 कॉपीज़ बनाई है, बट ये काफ़ी सारी कॉपीज़ बना सकता है। देखिए, इसका नाम क्या है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि ये आरएनए पे डिपेंड होकर काम कर रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज इसलिए क्योंकि ये आरएनए के पॉलीमर्स बना रहा है, इसकी काफ़ी सारी कॉपीज़ बना पा रहा है। नेक्स्ट क्या होगा कि ये आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा लार्ज प्रोटीन्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखिए, मैंने कहा था कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो पॉजिटिव सेंस का होता है। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस के आरएनए वो आरएनए होते हैं जो डायरेक्टली लार्ज प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये आरएनए अब कन्वर्ट हो चुका है हमारे लार्ज प्रोटीन्स के अंदर। अब फंक्शन आएगा इसके दूसरे एंजाइम का, जो है प्रोटीनेज। ये प्रोटीनेज क्या करेगा, इन लार्ज प्रोटीन्स को छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसको तोड़कर। ये देखिए, छोटे छोटे प्रोटीन्स बना दिए इसने। जैसे ये पिंक कलर का जो छोटा प्रोटीन है वो क्या करेगा, लिपिड बायलेयर बना देगा। ये पर्पल कलर वाला प्रोटीन आगे जाके स्पाइक्स प्रोटीन बना देगा। ये ब्लू वाला आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना देगा। ये ग्रीन वाला प्रोटीनेज एंजाइम बना देगा। मतलब जो ये स्मॉल स्मॉल प्रोटीन्स हैं ये आगे जाके इस वायरस के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। अब क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर बन गए वायरस के, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल बन गया वायरस का, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे और नए वायरस बना लेंगे। अब एक और वायरस का स्मार्ट स्टेप ये है कि जब वायरस यहाँ से निकलता है तो ये क्या करता है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको अपने चारों तरफ बना लेता है। देखिए, ये अपने चारों तरफ हमारी सेल मेम्ब्रेन को लेकर निकलता है। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को तो अटैक नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ये जो वायरस है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेफ रह पाएगा। देखिए, ये वायरस इस टाइप सेकंड के न्यूमोसाइट के अंदर एंटर हुआ और ये बाहर एग्जिट आउट हो गया, राइट। अब देखिए क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हैं डैमेज होना स्टार्ट होंगे। इसके डैमेज होने से क्या होगा कि यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, ये जाएंगे मैक्रोफेज के पास। मैक्रोफेज एक टाइप का WBC होता है। WBC क्या होता है, हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं जिन्हें हम सैनिक बोलते हैं, राइट। जैसे ये केमिकल्स मैसेज लेके जाएंगे मैक्रोफेज के पास कि हमारी बॉडी के अंदर एक आतंकवादी घुस गया और उसको हमें किल करना है। तो सैनिक क्या करता है, सैनिक आतंकवादी को मारने के लिए गोलियां छोड़ते हैं। ऐसे ही मैक्रोफेज क्या करेंगे, यहाँ से केमिकल्स को रिलीज करेंगे, जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। 3 केमिकल्स को रिलीज करेंगे। ये तीनों केमिकल्स रिलीज होने के बाद आ जाएंगे हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब देखिए, ये जो ब्लड स्ट्रीम है इसमें जो ये बाहर वाली लेयर है इसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और जो ये सेल
सेल्स बने हैं इन्हें हम बोलते हैं एंडोथेलियल सेल्स। ये तीनों केमिकल्स क्या करेंगे, जो बाहर की स्मूथ मसल्स हैं उनको तो डायलेट कर देंगे, मतलब और ज़्यादा फैला देंगे, और जो ये एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब और ज़्यादा सिकोड़ देंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि स्मूथ मसल्स तो डायलेट हो जाएंगी, और ज़्यादा फैल जाएंगी, और ये जो सेल्स हैं और ज़्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे गैप बन जाएगा। देखिए ये एल्वोलाई है, यहाँ से ये केमिकल्स रिलीज हुए और ये स्मूथ मसल्स डायलेट हो गई और ये एंडोथेलियल सेल से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप बन गए। इस गैप बनने की वजह से क्या होगा कि इस ब्लड के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो इन गैप के थ्रू बाहर निकलने को लगेगा। जब ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा इस एल्वोलाई के चारों तरफ, तो उससे क्या होगा, इस एल्वोलाई पे एक प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर की वजह से ये एल्वोलाई और ज़्यादा सिकुड़ती जाएगी और छोटी होती जाएगी और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, जिससे क्या हुआ, इस पे प्रेशर बना और ये एल्वोलाई हमारी डैमेज हो गई। अब हमें पता है कि एल्वोलाई का मेन फंक्शन होता है हमारे तक ऑक्सीजन पहुँचाना। तो इस फ्लूइड इकट्ठे होने की वजह से अब हमारे तक ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँच पाएगा, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सिया, राइट। तो इस पर्सन को क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि जो हार्ट का काम होता है वो ये काम होता है कि सारी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना या ब्लड पहुंचाना। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करेगा, जिससे प्रॉपर अमाउंट में सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाए, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो जब हम ब्रीथ करते हैं तब हम बाहर से लेते हैं, तो ऑक्सीजन की अगर कमी होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी सांस लेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी ब्रीथिंग रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, ये केमिकल्स ब्लड की हेल्प से जाएंगे हमारे CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा CNS सिस्टम है, यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। हमें पता है कि ब्रेन का एक हाइपोथैलेमस पार्ट होता है। ये तीनों केमिकल्स जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास और हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुस गया है। तो ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और रिलीज करेगा यहाँ से केमिकल, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2। प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 क्या करते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगर इसका अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो उससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं, राइट। तो जितने ज़्यादा ये केमिकल्स रिलीज होंगे उतना ज़्यादा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, उतने ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 रिलीज होंगे, उतना ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे क्या आ जाएगा, उस पर्सन को फीवर आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये है कि ये जो तीनों केमिकल्स हैं वो एक और WBC को लेकर आते हैं, वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स को लेकर जाएंगे इस एल्वोलाई के अंदर। न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगी, प्रोटीज एंजाइम को रिलीज़ करेंगी। ये प्रोटीज एंजाइम क्या करता है, ये जो वायरस है इस एल्वोलाई के अंदर, जो भी वायरस प्रेजेंट होंगे उनको तोड़ने का काम करेगा, उनको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ये इन वायरस को तो तोड़ेगा ही, बट साथ ही क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारी टाइप 1 न्यूमोसाइट्स प्रेजेंट थी, सॉरी टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स यहाँ पे प्रेजेंट थी, उनको भी ब्रेक डाउन करने का काम कर देगा, ये इनको भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे डैमेज हमारी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स भी हैं, कुछ हमारी न्यूट्रोफिल्स भी डैमेज हो जाएंगे इस वायरस की वजह से, ये वायरस भी डैमेज हो जाएंगे इस न्यूट्रोफिल्स की वजह से, हमारी मैक्रोफेज भी डैमेज हो सकती हैं इस वायरस की वजह से, हमारे जो टाइप 1 जो न्यूमोसाइट्स हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं। इन सारे डैमेज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं डेब्रिस, राइट। तो इसके अंदर ये सारा डेब्रिस प्रेजेंट, इन सबका कचरा इसके अंदर प्रेजेंट है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो ये फ्लूइड एंटर कर गया था, ये जो ये फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हुआ था, ये भी इसके अंदर एंटर कर सकता है। तो ये फ्लूइड जो है ये भी इसके अंदर एंटर हो गया है, राइट। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर ही हम इस चीज़ को बोलते हैं कफ। अब बार बार हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस के केस में जो कफ हो रहा है वो ड्राई कफ हो रहा है। ड्राई कफ मतलब होता है सूखा कफ, और वेट कफ होता है मतलब गीला कफ। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, सूखा कफ हो रहा है। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न ये है कि अभी हमने जब रेप्लिकेशन देखा था, तो रेप्लिकेट करते टाइम ये जो वायरस था अपने चारों तरफ किसको ले गया था, हमारी सेल मेम्ब्रेन को ले गया था। इस सेल मेम्ब्रेन को जीवित रहने के लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करती है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होता है उसको अपने अंदर सोख लेती है, जिससे जो बाहर का कफ होता है वो ड्राई हो जाता है। इसलिए कोरोना वायरस के अंदर जो हमें सिम्टम नज़र आता है वो आता है ड्राई कफ। अब नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये है कि अभी तक तो जो वायरस था उसने एल्वोलाई को ही डैमेज करा था, एल्वोलाई की सेल्स को डैमेज करा था। बट अगर ये वायरस हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गया और ब्लड इस वायरस को काफ़ी सारे ऑर्गन्स तक ले गया, जैसे हमारा हार्ट है, लिवर है, किडनी है, इन सारे ऑर्गन्स तक अगर ये वायरस पहुँच गया तो ये इनको भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक सिंड्रोम, जो कि एक क्रिटिकल स्टेज है इस कोरोना वायरस की। तो इसके अंदर हमने ये सारे सिम्टम्स समझ लिए कि क्यों हमें हाइपोक्सिया होता है उस पर्सन को, क्यों हार्ट रेट बढ़ती है, क्यों
ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो जाती है, क्यों फीवर आता है, कफ क्यों बनता है और ड्राई कफ ही क्यों बनता है, और धीरे धीरे ये कंडीशन सेप्टिक शॉक सिंड्रोम में क्यों कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिम्टम्स के बेसिस पर हम पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। सिम्टम्स के बेसिस पे दो टाइप के पर्सन्स होते हैं, एक तो होते हैं सिम्टोमेटिक पर्सन और दूसरे होते हैं असिम्टोमेटिक पर्सन। सिम्टोमेटिक पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस है और वो सिम्टम्स को शो कर रहे हैं, और असिम्टोमेटिक पर्सन्स वो होते हैं जिनके अंदर कोरोना वायरस है बट वो सिम्टम्स को शो नहीं करते हैं। देखिए, सिम्टोमेटिक पर्सन क्या है, जैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको कोरोना वायरस है, इसने जैसे ही कफिंग करी और इसके सामने एक नॉर्मल पर्सन खड़ा है, जैसे इसने खांसा तो ये कोरोना वायरस इससे ट्रांसफर हो गया इस नॉर्मल पर्सन के अंदर, और ये नॉर्मल पर्सन बन चुका है अब एक इन्फेक्टेड पर्सन, राइट। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो वायरस है वो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 14 डेज तक रह सकता है, मतलब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है 14 दिन का, राइट। WHO रिपोर्ट ये बताती है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आए हैं 5वें दिन के अंदर। अब जो ये सिम्टम्स हैं वो 3 स्टेज के अंदर WHO ने डिवाइड करे हैं, माइल्ड स्टेज, सीवियर स्टेज और क्रिटिकल स्टेज। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माइल्ड स्टेज से। देखिए, माइल्ड स्टेज में जो सबसे पहले इस पर्सन को अपने 5th डे पे जो सिम्टम्स नज़र आएंगे वो आएंगे फीवर और ड्राई कफ, राइट। अगर इस पेशेंट को ये सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पहली कि वो अपने हिस्ट्री को चेक करे। हिस्ट्री में वो ये देखे कि वो किसी पॉजिटिव पर्सन से तो कुछ दिनों पहले किसी पॉजिटिव पर्सन से तो नहीं मिला था, और फिर ये चेक करे कि वो जिस एरिया में रह रहा है वो कोई आउटब्रेक एरिया तो नहीं है, इसका मतलब कि वहाँ उस एरिया में काफ़ी सारे पॉजिटिव पेशेंट्स तो नहीं हैं। उसके बाद वो अपने आप को आइसोलेट कर ले मतलब अलग कर ले, अपनी फैमिली से एकदम सेपरेट कर ले खुद को, अगर उसको ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं तो। उसके बाद वो अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करे, और पर्सनल डॉक्टर को कॉन्टैक्ट हमें डायरेक्टली नहीं करना है, हमें पहले उनको कॉल करना है। कॉल करके हमें डॉक्टर को ये बताना है कि हमारी ये हिस्ट्री रही है और हमें ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जैसे फीवर और ड्राई कफ, जिससे डॉक्टर अपने आप को सेफ रखें, वो भी कुछ प्रिकॉशंस रख पाएँ। आपके जाने से पहले वो सारे प्रिकॉशंस तैयार कर लें आपसे, जिससे डॉक्टर भी हमारा सेफ रह पाए। नेक्स्ट क्या होगा कि जो डॉक्टर हैं वो हमें हमारे सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम जनरल सिम्टम्स हैं जैसे फीवर ड्राई कफ एकदम जनरल सिम्टम्स हैं, तो वो हमें जनरल मेडिसिन दे देंगे जैसे पैरासीटामोल है, कफ सिरप है। अगर हम इस ट्रीटमेंट को रेगुलर रखेंगे तो हम 2 वीक के अंदर या 14 दिन के अंदर ठीक भी हो जाएंगे। बट अगर हमने इस स्टेज में लापरवाही कर दी, हमने खुद को आइसोलेट नहीं करा, तो हम हमारी फैमिलीज तक भी इन्फेक्शन पहुँचा देंगे, और अगर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो हम माइल्ड स्टेज से आ जाएंगे हम हमारी नेक्स्ट सीवियर स्टेज के अंदर। देखिए, क्रिटिकल स्टेज में आते आते क्या होता है, जो कोरोना वायरस की क्वांटिटी है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है, और इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स को इन्फेक्शन कर देती है। जैसे उसने हार्ट को अगर इन्फेक्ट करा तो उसने हार्ट डिजीज़ कॉज कर दी, लंग को किया तो लंग डिजीज़ कॉज कर दी, लिवर को इन्फेक्ट करा तो लिवर डिजीज़ कर दिया, किडनी को करा तो किडनी डिजीज़ भी स्टार्ट कर दी। अगर सारे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देती है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक सिंड्रोम। सॉरी, बाय मिस्टेक, क्रिटिकल स्टेज से पहले आती है हमारी सीवियर स्टेज। सीवियर स्टेज में सिम्टम ज़रा आता है वो आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस की कमी होना या सांस लेने में बहुत दिक्कत आना। अब अगर ये सिम्टम नज़र आता है तो पेशेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वही कि वो अपनी हिस्ट्री को चेक करे, ये चेक करे कि पॉजिटिव पर्सन से तो नहीं मिला या फिर किसी आउटब्रेक एरिया में नहीं रह रहा, और साथ ही साथ वो ये चेक करे कि वो उन पेशेंट को अस्थमा तो नहीं है, क्योंकि अस्थमा जिन पेशेंट्स को होता है उनके लिए ये जो सिम्टम है वो कॉमन होता है, राइट। और अगर उनको अस्थमा नहीं है फिर भी ये सिम्टम नज़र आ रहा है तो उनको ये मानना चाहिए कि हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हों। तो उनके लिए उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले जाना है हॉस्पिटल में उनको दिखाना है डॉक्टर को। डॉक्टर वहाँ पे कुछ उनके टेस्ट कराएंगे, जैसे सबसे पहले वो चेक करेंगे कि उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अगर उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम मिलेगी तो वो अगला टेस्ट कराएंगे एक्सरे, लंग्स का एक्सरे कराएंगे, और लंग्स के एक्सरे को करा के ये देखेंगे कि लंग्स में ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर हमने इस स्टेज में भी लापरवाही कर दी, हम हॉस्पिटल नहीं गए, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो अब हम एंटर कर जाएंगे हमारी क्रिटिकल स्टेज के अंदर। देखिए, क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है, जो ये वायरस होता है वो ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर देता है, जैसे हार्ट को कर दिया, लंग्स को कर दिया, लिवर को कर दिया, किडनी को कर दिया। अगर वो सारे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक शॉक सिंड्रोम। तो क्रिटिकल स्टेज के अंदर जो हमें सिम्टम्स नज़र आएगा वो आएगा सेप्टिक शॉक सिंड्रोम का। ये जो कंडीशन है वो ज़्यादातर देखी जाती है 70+, 80+ या 90+ पर्सन्स के अंदर, मतलब बुजुर्गों के अंदर, राइट। और इस स्टेज का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है वेंटिलेटर्स के ऊपर, और यही मेन इशू है, यही मेन वजह है
कि हम अगर कोई पर्सन क्रिटिकल स्टेज पर आता है तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई भी कंट्रीज़ हो, हर कंट्रीज़ के पास इस वेंटिलेटर्स की कमी है। तो कोई भी पर्सन अगर क्रिटिकल स्टेज में आता है तो हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते, जिसका रिजल्ट क्या होता है? डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। तो अगर हमने माइल्ड स्टेज के अंदर ही अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया तो हम 14 डेज़ के अंदर ठीक हो जाएंगे। बट अगर हमने यहाँ लापरवाही कर दी तो हम खुद को तो इन्फेक्ट करेंगे ही करेंगे, खुद को तो क्रिटिकल स्टेज तक लाएंगे ही। बट अगर हम बुजुर्गों से भी मिल लिए तो हम उनको भी क्रिटिकल स्टेज तक ले आएंगे और सब लोग क्रिटिकल स्टेज तक आ जाएंगे। क्रिटिकल स्टेज पे आने के बाद उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। देखिए, असिम्प्टोमेटिक पर्सन्स क्या होते हैं? असिम्प्टोमेटिक पर्सन्स वो पर्सन्स होते हैं जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव है बट वो सिम्टम्स को शो नहीं कर रहे हैं, राइट। देखिए, ये जो असिम्प्टोमेटिक पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादातर देखे जाते हैं 0 से 10 की उम्र वाले लोगों के अंदर या फिर 10 से 40 उम्र वाले लोगों के अंदर। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन की एज है 25। अब ये पर्सन इन्फेक्टेड है, इसको कोरोना वायरस है। इस पर्सन के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, इस एज के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। वो इतना एक्टिव होता है कि वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो सिम्टम्स को शो नहीं करेगा। बट अगर ये पर्सन अपने फ्रेंड से या किसी बुज़ुर्ग लोगों से मिल गया तो ये क्या करेगा? ये उन तक इन्फेक्शन को पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ मशीन ऑफ कोरोना वायरस। ये मशीन बन चुका है कोरोना वायरस की, ये सबको फैला सकता है अनजाने के अंदर। तो हमारी अभी मेन जो ड्यूटी है वो यंगस्टर्स की ये बनती है कि हम मेंटेन रखें सोशल डिस्टेंस को, आइसोलेट करके रखें दूसरों से और ख़ुद को हमेशा क्लीन रखें। क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनको ये पता नहीं लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि उनके अंदर सिम्टम्स शो नहीं होते। जाने अनजाने में वो बाकी लोगों से मिल लेते हैं और बाकी सबको भी इन्फेक्शन पहुंचा देते हैं। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पर्सन 25 साल का है, सिर्फ एज के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि असिम्प्टोमेटिक पर्सन ही रहेगा। अगर ये पर्सन 25 साल का है और इसको साथ ही साथ कोई सब क्लिनिकल डिजीज़ है, जैसे हो सकता है इस पर्सन को डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या बीपी, कोई सी भी बीमारी हो साथ ही साथ, तो क्या होगा? इन बीमारी की वजह से जो इसका इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा वीक होगा, कमज़ोर होगा, जिसकी वजह से इसका इम्यून सिस्टम इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगा और इस सिम्टम्स को शो कर देगा। तो सिम्टम्स तो एज के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि ये पर्सन हमेशा असिम्प्टोमेटिक रहेगा या सिम्प्टोमेटिक रहेगा। अब देखिए, मैंने यहाँ एक ग्राफ बनाए हैं 2। ये ग्राफ हमें ये बताएगा कि एज के अकॉर्डिंग हमारी डेथ रेट क्या है और हमारे को अगर किसी पर्सन को सब क्लिनिकल डिजीज़ है तो उससे डेथ रेट क्या होगी। ये जो ग्राफ है ये चाइना ने अपलोड करे थे WHO की साइट पर। देखिए, अगर किसी पर्सन की एज इंक्रीज़ होती है तो उसका इम्यून सिस्टम क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक होने से क्या होगा? उसको जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी उस पर हावी होती जाएंगी। अब ये पहला ग्राफ है कि यहाँ पे इसमें लिखी हुई है एज, कि इस एज ये क्या क्या एज है और इस एज के अंदर क्या उसकी डेथ रेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की एज 0 से 9 ईयर्स की है तो उसकी डेथ रेट है 0.2%। 0.2% का मतलब है कि अगर 500 केस पॉजिटिव है तो एक पर्सन की डेथ हो सकती है। 10 से 19 साल का कोई जना है तो उसकी भी परसेंटेज 0.2%। इसका मतलब 500, अगर 500 पॉजिटिव है तो एक पर्सन की डेथ हो सकती है। 20 से अगर 29 साल की उम्र है तो उसकी डेथ रेट है 0.2%, मतलब 500 में से एक जने की डेथ हो सकती है। 30 से 39 ईयर्स का है तो उसकी जो डेथ रेट है वो है 0.2%, मतलब 500 से एक जने की डेथ हो सकती है। बट अगर एज 40 से 49 ईयर्स तक आ जाएगी तो उसकी डेथ रेट डबल हो गई है, 0.4%। इसका मतलब 500 में से 2 जनों की डेथ हो सकती है। तो देखिए, यहाँ तक जो ग्राफ था वो क्या रहा था? सेम रहा था, 0.2%। अब वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। 50 से 59 ईयर्स की अगर एज है तो उसकी डेथ रेट हो जाएगी 1.3%। इसका मतलब 500 से 6.5% की डेथ हो सकती है। 60 से अगर 69 की एज है तो उसकी डेथ रेट हो जाएगी 3.6%, मतलब 500 में से 18 लोग की डेथ हो सकती है। और अगर एज आ जाती है 70 से 79% तो डेथ रेट हो जाएगी 8%, मतलब 500 में से 40 लोगों की डेथ हो सकती है। और अगर 80+ ईयर्स के जो लोग होंगे उनकी डेथ रेट पहुंच जाएगी 19.8%। इसका मतलब 500 में से 99 लोगों की डेथ हो सकती है, ऑलमोस्ट 100 लोगों की डेथ हो सकती है। तो इस ग्राफ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमारी जिनकी छोटी कम उम्र है उनके अंदर जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, और जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती जा रही है वैसे वैसे जो डेथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।
अब ये ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पे मैंने सब क्लिनिकल डिजीज़ लिखी है, उसके सामने यहाँ पे डेथ रेट लिखी है। सब क्लिनिकल डिजीज़ मतलब ये है कि अगर उस पर्सन को कोरोना पॉजिटिव है और साथ ही साथ अगर उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है तो उनकी डेथ रेट क्या हो जाएगी। देखिए, अगर उसको सीवीडी है पर्सन को तो उसकी डेथ रेट रहेगी 10.5%। अगर उस पर्सन को डायबिटीज़ है कोरोना वायरस के साथ ही साथ तो उनकी डेथ रेट रहेगी 7.3%। अगर कोरोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो उसकी डेथ रेट हो जाएगी 6.3%। और अगर उस पेशेंट को हाइपरटेंशन का अगर वो पेशेंट है तो उसको डेथ रेट हो जाएगी 6%। और अगर उनको कैंसर है तो उसकी डेथ रेट है 5.6%। तो इसके अंदर जो डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स के, उससे कम की है डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की। सो गाइस, इस वीडियो में हमने कोरोना वायरस की हिस्ट्री को देखा, कोरोना वायरस के टाइप्स को देखा, कोरोना वायरस की एपिडेमियोलॉजी को देखा, कोरोना वायरस की मोड ऑफ ट्रांसमिशन को देखा कि कैसे कैसे फैलता है, कोरोना वायरस जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो कैसे रेप्लिकेट करता है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कोरोना वायरस को ट्रीट कैसे करते हैं या फिर कोरोना वायरस का डायग्नोसिस कैसे होता है। और अभी हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट में हम प्लाज्मा को बहुत यूज़ में ले रहे हैं, तो प्लाज्मा थेरेपी से कैसे पेशेंट ठीक होता है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो ये कोरोना वायरस है वो इतना ज़्यादा खतरनाक या लीथल क्यों है। नेक्स्ट देखेंगे कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा तो क्या ये जो वायरस है वो कंट्रोल में हो पाएगा। और हम देखेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखेंगे हम ये सुन रहे हैं कि जो पेशेंट्स होते हैं कोरोना वायरस के, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ में लिया जाता है विटामिन डी। तो ये विटामिन डी का क्या रोल है क्योरमेंट के अंदर। और हम ये देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को आज कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है और वो ठीक भी हो गया तो क्या वापस उसको री इन्फेक्शन हो सकता है कोरोना वायरस का। इन सारे ही टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जो कॉन्सेप्ट है इस कोरोना वायरस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।